हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम इससे पहले एक लेक्चर लेकर आए थे जिसमें क्लास 12th के कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक, तो काफ़ी बच्चों का कमेंट आया कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म उन्हें अच्छे से समझ नहीं आया या उन्हें किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हुई। तो हमको समझ में आ रहा है कि उनको प्रॉब्लम हुई कहाँ से। उनको प्रॉब्लम हुई क्योंकि उन्होंने क्लास 11th में वेक्टर को सही से नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हो, कुछ ने नहीं पढ़ा हो और कुछ ने पढ़ा हो तो भूल गए हो। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं। फिर से हम एक आपके लिए इसीलिए सेपरेट वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम आपको वेक्टर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वेक्टर जानने से पहले हम जानते हैं स्केलर क्या होता है। ठीक, स्केलर स्केलर हम जैसे फिजिक्स देखते हैं ना, तो फिजिक्स में जितनी भी चीज़ों को हम पढ़ते हैं सभी को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी हम उनको मेजर तो कर सके बट उनमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो, यानी उनमें डायरेक्शन ना हो। जैसे अगर हम कहें आप बताइए आपका वेट कितना है, तो आप बोलेंगे 10 kg। ठीक, क्या कोई बोलेगा मेरा वेट 10 kg है पश्चिम दिशा में और पूरब दिशा में 5 kg है? ऐसा भी कोई बोलता है? नहीं ना। टाइम अगर हम पूछते हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ 2 आवर 3 आवर। ऐसा भी कोई बोलता है कि इस डायरेक्शन में 2 आवर और इस डायरेक्शन में 3 आवर। ठीक, तो स्केलर में क्या होता है कि केवल केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, तो इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। those physical quantity which have only magnitude ठीक, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। डिस्टेंस, आप अगर डिस्टेंस मेजर करते हो तो आपने क्या देखा है कि डिस्टेंस जब हम कहते हैं आप बताइए आप यहाँ से अपने घर तक जा रहे हैं तो कितना गए, तो आप बोलते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। ठीक, तो उसी तरीके से जिन चीज़ों में केवल मैग्नीट्यूड होती है, इसके डिफिनीशन से ही हम समझ लेते हैं। केवल मैग्नीट्यूड, टाइम हो गया आपका, मास हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो। ठीक, अब जानते हैं हमारा वेक्टर क्या होता है। क्या है वेक्टर, कि वेक्टर हमारे क्या होते हैं। ठीक है, वेक्टर जानते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो। समझ में आ रहा है आपको कि आपको हम मैग्नीट्यूड दे यानी मेजर करने वाली वैल्यू दे, साथ में डायरेक्शन भी दे दें, तो हम बोलते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी का हम डिफिनीशन जान लेते हैं जरा। दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both means magnitude as well as direction, यानी उनमें मैग्नीट्यूड हो साथ में डायरेक्शन भी उनका हमें पता हो। ठीक, जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको अगर हम बोल दें कि हाँ आप फोर्स लगाइए कहीं, क्या कीजिए? 9th में आपने फोर्स पढ़ा था ना, तो कुछ तो पता ही होगा। आपसे हम बोल दें आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाइए, या बोल दें आप चलिए इस दीवार को पंच कीजिए, तो क्या करेंगे? आप पूछेंगे ना सर किस डायरेक्शन में और किस दीवार को, ये तो क्वेश्चन आएगा। तो जिसमें डायरेक्शन आ जाता है उसे हम बोलते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल में क्या हो गया? फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो जाती है, एक्सेलरेशन हो गया। ऐसे ही करके हमारी कई सारी क्वांटिटीज हो जाएंगी।
जिनको हम बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी के कई टाइप होते हैं, उनके टाइप के बारे में जानते हैं। क्या टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के कई टाइप्स हैं, काफी ढेर सारी, मेनी टाइप्स हैं, जिसमें हम कुछ टाइप्स को यहां पर पढ़ेंगे, ठीक। देखते हैं सबसे पहला टाइप क्या है। सबसे पहला हमारा है इक्वल वेक्टर। क्या है? इक्वल वेक्टर, यानी वेक्टर को हमने जाना, इक्वल वेक्टर क्या होता है उसको जानते हैं। जब हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक, और डायरेक्शन भी सेम ही हो। जैसे हम मान ले रहे हैं कोई एक कार है, ये ए कार है, ये हमारी किसी भी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक। तो ये कुछ वेलोसिटी से चल रही है, और एक कार बी है, ये भी कुछ वेलोसिटी से चल रही है। तो जब हम ये बोल दें कि जो कार ए है और जो कार बी है, दोनों की वेलोसिटी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मींस ये अगर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो ये भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले, और दोनों का एक ही डायरेक्शन हो। अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में था तो ये भी ईस्ट डायरेक्शन में हो, तब बोलेंगे कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। वेक्टर को डिनोट करने का एक सिंबल होता है, ठीक, कि वेक्टर क्वांटिटी को हम दिखाते कैसे हैं। तो जिनके ऊपर एरो मिलता है ऐसे ही, ठीक, उन्हें हम बोलते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम अगर इसको डिनोट करें तो हम लिखेंगे वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर है हमारा, वो इक्वल है वेक्टर बी के। ऐसे डिनोट करेंगे हम इक्वल वेक्टर्स को, यानी इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट वेक्टर पे, ऊपर का इरेज कर रहे हैं, आप साथ ही में नोट करते चलिएगा। जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं काफी इतना तेज तो नहीं चल रहा है कि आप लोग नोट नहीं कर सकते, तो नोट करते चलेंगे तो आप कम टाइम में ज्यादा टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम आगे, देखते हैं आगे। अभी हमने देखा इक्वल वेक्टर, अब देखते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। क्या देखते हैं? दूसरा हमारा नेगेटिव वेक्टर, ठीक। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? हम मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, सब कुछ उसमें सेम हो, बस क्या हो, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो। यानी अगर एक जा रहा है ईस्ट में तो दूसरा जाए वेस्ट में, जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे ये देखिए, ये है ना, इसका ये अगर एरो डायरेक्शन दे रहा है तो इसका डायरेक्शन ये है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक। तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, वेक्टर ए इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, ठीक। यानी वेक्टर ए का अगर ये डायरेक्शन है तो वेक्टर बी का ये डायरेक्शन हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट, ठीक। तो हो गया हमारा ये नेगेटिव वेक्टर। थर्ड आ जाते हैं, हम देख लेते हैं, थर्ड हम जान लेते हैं कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कौन सा वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर, ठीक। कोलिनियर किसे कहते हैं? ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक ही लाइन में। लीनियर, लीनियर से समझ रहे ना आप, अलाइन, यानी जब कोई वेक्टर एक ही लाइन में आ जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, कि ये कोलिनियर वेक्टर है, ठीक। एग्जांपल से ऐसे समझ लेते हैं, ये पॉइंट से ये हमारा कोई वेक्टर ए है, ठीक। इसी जस्ट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए वेक्टर बी, या सेम ही डायरेक्शन में आ जाए कोई वेक्टर सी, तो हम कह सकते हैं तो वेक्टर ए के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर बी, बट एक ही सेम लाइन में है ना, तो ए एंड बी आर कोलिनियर। या ऐसे भी शो कर सकते हैं, ए जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में सी है, ठीक, और दोनों एक ही लाइन में है,
तो जरा हम इसको और आसानी से आपको बता रहे हैं एंगल के थ्रू। ये है वेक्टर ए, सेम इसी पर जब वेक्टर बी वेक्टर सी चला गया हमारा, तो जरा बताइए इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है? यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक। और जो वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इनके बीच कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री, ठीक। तो जब एंगल 0 डिग्री हो और वेक्टर सेम ही लाइन में हो और 180 डिग्री हो, तो हम बोलेंगे वो वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए, बी एंड सी all are कोलिनियर, ओके। सब के सब क्या है हमारे? कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन में है, ठीक। अब कोलिनियर हो जाता है तो इसके आगे देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल रहा हूँगा, तो आप सब इसको साथ में ही नोट करते चल सकते हैं, या फिर आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि उससे धीरे धीरे वीडियो और लंबी हो जाएगी और आपको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक। चलिए देखते हैं हम फोर्थ अपना, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक। तो कोप्लेनर वेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तो कोई भी हमारे पास दो वेक्टर हैं, अब प्लेनर से समझते हैं, लाइन तो आप समझते हैं, प्लेन से समझते हैं। प्लेन यानी जैसे ये हमारा बोर्ड है ना, तो ये एक प्लेन है, ठीक, जो एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं अगर इस पर दो वेक्टर कोई आ गए तो हम बोलेंगे ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन पर हैं, इसीलिए ये कोप्लेनर वेक्टर होंगे, ठीक। तो जो वेक्टर सेम प्लेन पर लाई करते हैं, वेक्टर्स लाइज ऑन सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन सरफेस पे जो वेक्टर लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर है ये, ठीक। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट जो वो है हमारा जीरो वेक्टर। कि जीरो वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? चलिए आइए उनको देखते हैं। अब जीरो वेक्टर, जीरो से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसको अगर हम मेजर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 0 आएगा। मैग्नीट्यूड से आप लोग समझ रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। आप अगर किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक। जैसे आप अपना वेट करते हैं 50 kg, तो 50 जो है ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी यही आपकी मैग्नीट्यूड है, ठीक। आया समझ में? तो देखते हैं जीरो वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जैसे मान ले रहे हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 0, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक। मैग्नीट्यूड निकलता कैसे? वेक्टर तो समझे, मैग्नीट्यूड बार बार मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड कैसे शो करते हैं? तो जब हम किसी वेक्टर को मॉड के बीच में रख देते हैं तो ये शो करता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक। अब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, कैसे देख लेते हैं। कोई हमारे पास एक वेक्टर ए था, इसको हम अपने 3D प्लेन यानी एक प्लेन में दिखाते हैं। पहले कोप्लेनर हमने पढ़ा, प्लेन में दिखाते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस, x एक्सिस एंड ये हमारा z एक्सिस, ठीक। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P लेट कर ले रहे हैं, चलिए, ठीक। तो यहाँ हमारा जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हो गया, जो पोजीशन होगा, उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। और इसका पोजीशन अगर r है मान लेते हैं, ठीक, r इसका पोजीशन है, ठीक है। तो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग जब लेंगे तो लेट करेंगे कि ये x एक्सिस पर x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, y एक्सिस पर y डिस्टेंस एंड z एक्सिस के अलॉन्ग z डिस्टेंस। तो जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे ना, जैसे हम पढ़ते थे जब 2D पढ़ते थे x और y एक्सिस में, अगर यहाँ पर हम कोई पॉइंट रख दिए तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होता था ना, 2, 3 ऐसे बोलते थे।
वैसे ही अगर तीनों एक्सिस है तो इसका भी तो कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो हम बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x। अब x के अलोंग जब है तो इसमें एक और क्वांटिटी जुड़ जाती है, वो होता है आई कैप, ठीक, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। ये आई कैप, जे कैप, के कैप ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट है, ठीक, ऐसा समझ में। और एक्स वाई जेड हमारा स्केलर कंपोनेंट कहलाता है। एक्स वाई जेड क्या कहलाता है हमारा, ये होता है हमारा स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब वही हमारा जो वेक्टर था वेक्टर आर, उसको हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से डिनोट कर दिए, ठीक। ये है वेक्टर आर। अब वेक्टर आर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमने बोला ना मॉड में रख देते हैं, तो ये हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर आर, और उसका मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं हम, जब ये पूरा सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हम बोलेंगे ये क्या है, जीरो वेक्टर है, ठीक। अब आई होप आपको जीरो वेक्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको जीरो वेक्टर में ये बताने का कारण, क्योंकि इसके आगे हम देखने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक। ऊपर भी हम फिर से इरेज कर दे रहे हैं, देखते हैं अब यूनिट वेक्टर क्या होते हैं हमारे, ठीक है। आ जाते हैं हम सिक्स्थ यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर बताया था ना कि ये यूनिट वेक्टर है। तो कुछ बच्चों को वहां से समझ में नहीं आया कि सर यूनिट वेक्टर ये है क्या, ठीक। यहाँ पर हम जानते हैं यूनिट वेक्टर कोई भी जो हमारा वेक्टर था, जो वेक्टर हमारा था आर वेक्टर, ये था ना, इसी के अलोंग मैग्नीट्यूड उसकी यूनिट हो यानी 1 हो और डायरेक्शन इसके सेम हो। क्या हुआ, मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन इसके सेम हो, उसे हम बोलते हैं ये यूनिट वेक्टर है किसी भी गिवन वेक्टर का। तो इस जो आर वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर आर कैप से शो किया जाएगा, ये क्या कहलाता है, कैप, ठीक, आर का कैप। आर कैप जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक। यही चीज हम आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में बताए थे, जिससे कि कुछ बच्चों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इसमें हम इसको इस फॉर्म में रख कर देखें तो हम इसी को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये लिख सकते हैं वेक्टर आर की जगह पर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। आपको पता है ये मॉड में रखा हुआ है, ठीक है। तो मॉड में जो वैल्यू होती है उसको हम जब भी बाहर निकालते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो जो ये वैल्यू आएगी हमारी, ये हमेशा हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे यहाँ पर यूनिट वेक्टर एंड हो गया। अब यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो देखते हैं हम दो वेक्टर का ट्रायंगल एडिशन करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ देखते हैं, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ भी तो हमने बोला था ना कि इसको हम ट्रायंगल लॉ से करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, ठीक। लिखते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेते हैं दो वेक्टर अपने,
एक वेक्टर ए है। अब यहाँ से ये ऑरिजिन हो रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक। यहाँ तक ये हमारा ये दिखा रहा है हमारा वेक्टर ए है, जहाँ यही वेक्टर ए के जो ये हेड है, ठीक, इससे हम वेक्टर बी का टेल जोड़ते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं टेल, पूंछ, ठीक। और ये होता है हेड, जो एरो शो करता है इसे हम हेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर ए का टेल है और इसका हेड है। वेक्टर ए से हम वेक्टर बी के टेल को जोड़ते हैं और हेड को डायरेक्शन देते हैं, ठीक। तो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा, यानी जो इनका रिजल्ट निकल के आएगा, इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो इनका एक रिजल्ट निकल के आता है, उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से इस तरफ। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक। और ये आर इक्वल किसके होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की, ठीक, दोनों के सम के इक्वल होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं आर वेक्टर जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और जो हमने दो वेक्टर लेट किए थे, वेक्टर ए वेक्टर बी, उनका जब एडिशन करेंगे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल आता है, यानी हम उसको डिनोट कर सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं, ठीक। यानी रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, रिजल्टेंट क्या किया हमने, निकाल लिया। अब जरा रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड निकाल लें, क्योंकि रिजल्टेंट जो निकला है वो भी तो एक वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं अब किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक। रिजल्टेंट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकलेगा, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री, इसको लेट कर लीजिए, ये एंगल है थीटा, ठीक। और जो वेक्टर आर है ये एंगल बना रहा है वेक्टर ए से, इसको हम अल्फा मान ले रहे हैं, ठीक। ऐसा में या फाई लेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट हम कोई भी एंगल कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं, ये तो हमारा वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी के अलॉन्ग जो ये परपेंडिकुलर है इसको फाइंड करेंगे तो ये कितना आता है, वेक्टर बी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है सामने वाला, और ये बेस है, ठीक। तो जो बेस आएगा वो आएगा वेक्टर बी कॉस थीटा। अब जिन ये समझ में नहीं आता है हम क्या करेंगे, हम उनको ये भी समझा देंगे कैसे हम इसको निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी बच्चों का कोरोना के टाइम में या इससे पिछले साल में, अब कोरोना में तो कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ उनकी आदत खराब, बच्चों की क्या होती है, आदत कुछ खराब होती है कि जब उनको रेस्ट मिलता है ना तो वो एंजॉय करने लगते हैं। कुछ ही बच्चे पढ़ते हैं, ठीक। तो अब सीरियस हो जाइए, अब पढ़ लेते हैं, तो उनका बेसिक कमज़ोर हो गया है थोड़ा सा, तो ये बेसिक है, उनको हम यही बता दे रहे हैं। चलिए, क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पर हम इसी ट्रायंगल को यहाँ पर बना दिए, ये है आपका थीटा, ये है 90 डिग्री, ठीक। अब ये आपका वेक्टर बी था, तो आप सबको पता है थीटा के लिए ये सामने ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो इसके साथ एडजस्ट होता है इसे हम बेस बोलते हैं, ठीक। तो जब आपको परपेंडिकुलर निकालना होता है तो जरा बताइएगा किस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक साथ आते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक। वो होता है हमारा साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनस हमारा वेक्टर बी है, ठीक। तो जब हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो वेक्टर बी को उधर क्रॉस कर दीजिए, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा वेक्टर बी साइन थीटा, यानी ये हमारा क्या निकल के आया, वेक्टर बी साइन थीटा, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है।
सेम ऐसे ही बेस को निकालेंगे तो बेस को निकालने के लिए आता है हमारा कॉस थीटा, जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा वही है वेक्टर बी, ठीक। इसको क्रॉस कर दीजिए यहाँ पर, तो हो गया वेक्टर बी कॉस थीटा किसके इक्वल, बेस के इक्वल। तो बेस के जगह पर हमने देखिए लिखा हुआ है वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये फुल ट्राइंगल, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ये पूरा ट्राइंगल हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो इक्वल होता है हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ठीक। उसी को अप्लाई करते हैं। तो हमारा हाइपोटेनस क्या है, आर वेक्टर है, इसी का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक, क्या कर दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका भी हम कर दे रहे हैं होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा वेक्टर बी साइन थीटा के होल स्क्वायर के प्लस, अब इसका बेस कितना है, वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा, वेक्टर बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब इसी को हम क्या कर ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। अब क्या होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर था तो एक बार बी का स्क्वायर एक बार साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, तो उसको अप्लाई कर देते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक। ये हो गया हमारा। चलिए यहाँ नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक। ऊपर देख लीजिए, ये हो इसको और इसको एक साथ ले रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके। यही है, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, ले लीजिए कॉमन, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिए कॉमन, बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आपने पढ़ा है ना क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। वेक्टर लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, आया समझ में। अब जरा हम इसको स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देते हैं तो ये अंडर रूट हो जाएगा, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, ओके, ठीक। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो इसमें हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझ लिया। अब इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एंड वेक्टर या इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये क्या होता है। आपने अभी तक तो पढ़ा होगा ना, 2.3 6 2 क्रॉस 3 6, इन दोनों में ही हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है,
ठीक, तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। और अब आपसे आशा करता हूँ कि आपको जितने भी वेक्टर के वीडियोस डाले जाएंगे वो आपको समझ में आएंगे। और आपको अगर वेक्टर के वीडियोस नहीं समझ में आए तो आकर आप एक बार वेक्टर को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर वेक्टर नहीं आता है तो आप क्लास 11th का हो या क्लास 12th का हो, फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आपको चीज़ें समझ उस टाइम आ जाएंगी, फिर आपके सब माइंड से गायब हो जाएगा धीरे धीरे। आप सोचोगे कि हाँ उस समय तो आ गया था, लेकिन फिर जब आप उसको नोट्स लेकर बैठोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये आया कहाँ से, क्वेश्चन आता जाएगा ना। ठीक, तो उसी क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। आपको अगर किसी और भी टॉपिक में या कहीं से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए भी एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम उस सेपरेट वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।